गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का वेलकम है हमारे इस चैनल में। और आज का जो हमारा चैप्टर है वो ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड है। ये चैप्टर क्लास 10th का है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th का, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में इसके रिगार्डिंग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। आपको 1 मार्क्स में देखने को मिल जाएंगे, 2 मार्क्स देखने मिल जाएंगे, 5 मार्क्स के भी क्वेश्चन इसके देखने को मिल जाएंगे। और ये वो चैप्टर है जिससे कि स्टूडेंट को सहूलियत होती है मार्क्स को ऑब्टेन करने में। तो मैं आपको आज इस तरीके से इस चैप्टर को फिनिश करूंगा, जैसे मैंने प्रीवियसली कुछ और वीडियोस क्लास 9th के डाले हुए हैं अपने चैनल में, वो मैंने बहुत ही बेहतरीन ढंग से करने की कोशिश की है। तो मैं आज भी इस चैप्टर को बहुत ही बेहतरीन ढंग से फिनिश करने की कोशिश करूंगा। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे थोड़ी सी बात कर लेना चाहता हूँ कि कुछ दिनों पहले हमारे कुछ बच्चे जो हैं वो हमेशा ये कहा करते हैं कि सर कुछ मोटिवेशन वाली चीज़ें बताइए। मैं मानता हूँ कि किसी भी बच्चे को जो मोटिवेशन यहाँ वहाँ या किसी एक्सटर्नल सोर्स से मोटिवेशन ढूंढते हैं, किसी यूट्यूब चैनल के मोटिवेशन चैनल को फॉलो करते हैं और वहाँ से मोटिवेशन लेते हैं, मैं मानता हूँ कि जो आप यहाँ वहाँ या किसी यूट्यूब चैनल से या किसी बड़े भाई से मोटिवेशन लेते हो या हमारे द्वारा भी कोई मोटिवेशन लेते हो, तो ये बच्चा ये आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन है। और कभी भी एक्सटर्नल मोटिवेशन लॉन्ग रन के लिए कभी फंक्शन नहीं करता। हर चीज़ का जो मोटिवेशन होता है वो इंटरनली आना चाहिए। आप खुद से जब मोटिवेट हो गए किसी काम को करने के लिए, तब आपको किसी भी तरह के एक्सटर्नल मोटिवेशन का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगा। मैं मानता हूं बच्चों कि अगर आप कोई काम स्टार्ट करते हो और आपको लगता है कि उस काम को करने के लिए मोटिवेशन का रिक्वायरमेंट पड़ता है, तो आई एम हम्बली रिक्वेस्ट कि आप उस काम को बंद कर दो, क्योंकि आप उस काम को लॉन्ग रन के लिए फंक्शन ही नहीं कर सकते। अगर आप कोई काम करना चाहते हो तो देन यू डू इट। आप समझो कि ये आपके जॉब की तरह है और इस काम को फिनिश करना आपकी पहली प्रायोरिटी है। तो जब आप इस तरीके से सोचोगे कि ये काम करना आपकी पहली प्रायोरिटी है, देन आप किसी नेक्स्ट चीज़ों के बारे में नहीं सोचोगे, किसी सब्स्टिट्यूट ऑप्शन के बारे में नहीं सोचोगे, किसी मोटिवेशन के बारे में नहीं सोचोगे। तो ये रही बात लर्निंग की। बाकी तो मैं जानता हूँ आप लोग इस चीज़ को कितना एक्सेप्ट करते हो, कितना छोड़ते हो, ये आप पे निर्भर करता है। हम आते हैं टॉपिक पे, हम आते हैं चैप्टर पे। इस चैप्टर को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट जो है वो 1 आवर्स का रहेगा, लेस देन 1 आवर्स हो सकता है, बट बहुत ज़्यादा 1 आवर से ज़्यादा नहीं जाने वाला है। 1 आवर 1 आवर 10 मिनट्स, इससे ज़्यादा तो नहीं जाएगा। और पहले पार्ट में मैं कोशिश करूँगा कि बढ़िया से हर एक थ्योरी पोर्शन को ना एक्सप्लेन कर दूँ। और कुछ ही दिनों में मैं दूसरे पार्ट के बारे में भी आप सोच रहा हूँ कि जस्ट ये पार्ट जिस तरीके से लोगों के द्वारा पसंद किया जाएगा, हाथों हाथ मैं दूसरे पार्ट को भी ले आऊँगा। तो हम स्टार्ट करते बच्चा ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। आपको पता है कि हमारी आँखें जो है कितना प्रीशियस है ना, हमारी आइज़ कितनी प्रीशियस है। अगर हम इस पूरे वर्ल्ड को देख पाते हैं, इस पूरे वर्ल्ड के एक्सपीरियंसेस को हम ऑब्जर्व कर पाते हैं, हम ले पाते हैं इस पूरे वर्ल्ड के एक्सपीरियंसेस को बिकॉज ऑफ दिस 2 आइज़। तो वी हैव टू वैल्यू ऑफ दिस 2 आइज़। हम लोगों को समझना पड़ेगा कि ये आइज़ जो है हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल एसेट्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट्स है। आपके आसपास में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होगा जिनकी आंखें नहीं हैं, जो देख नहीं पाते हैं। आप उन लोगों से कभी मिल के अपने बातें शेयर करो कि क्या आँखों का होना उनके लिए कितना नेसेसरी है। वो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बता पाएंगे कि उनकी आँखें नहीं होने के कारण क्या क्या वो खो देते हैं, क्या क्या वो नहीं पा सकते हैं। तो इसीलिए जो ये ह्यूमन है, दिस इज़ द कलर, ये कलरफुल वर्ल्ड के साथ आपको कनेक्ट करने का काम करता है। इसीलिए ये चैप्टर का नाम है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि हर किसी को, चाहे वो कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो 10th की तैयारी कर रहा हो, जानना चाहिए कि हमारी आंखें हमारे लिए कितनी वैल्यूएबल एसेट्स है। चलिए बच्चा, अब इसको थोड़ा सा इस टॉपिक पे चलते हैं। जितनी भी नेसेसरी चीज़ें हैं, मैं हर एक नेसेसरी चीज़ों को फिनिश करने की कोशिश करूँगा विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। चलिए बच्चा, बढ़िया से सबसे पहला है कि आपको इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानना ज़रूरी है कि हमें पढ़ना क्या है। हमें तो दिया गया बहुत सारी चीज़ें, तो हम लोगों को पढ़ना क्या है, जानना क्या है, उसके बारे में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा कि हम लोगों को इंट्रोडक्शन समझना है कि बेसिकली ह्यूमन आई है क्या, साइज़ क्या होता है, उसका डायमीटर क्या है। इन सभी छोटी छोटी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। फिर हम लोग समझेंगे पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई में आप में डाउट होगा कि पार्ट्स ऑफ ह्यूमन में आता क्या है। तो पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई में आता है बच्चा कॉर्निया। आपको पता है कॉर्निया
जो कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द आई है। उसके बाद आता है आइरिश। आइरिश क्या करता है, तो आइरिश कंट्रोल करता है पुपिल को। किसको कंट्रोल करता है, तो पुपिल को कंट्रोल करता है। तो पुपिल का क्या काम है, तो पुपिल का काम है सनलाइट को अंदर जाने देना। तो हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे बच्चा। हम लोग पढ़ेंगे लेंस के बारे में कि क्रिस्टलाइन लेंस क्या है। हम लोग पढ़ेंगे सिलियरी मसल्स के बारे में कि सिलियरी मसल का क्या फंक्शन है। हम लोग पढ़ेंगे स्कैलरा के बारे में कि स्कैलरा कौन सा पार्ट है हमारी आंखों का। फिर हम लोग पढ़ेंगे रेटिना के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिक नर्व के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट होता है, उस ब्लाइंड स्पॉट के बारे में पढ़ेंगे। अंदर जो है ना बच्चा, इस आई के अंदर कुछ फ्लूइड लाइक मटेरियल्स होता है जिसको हम लोग वर्चुअस ह्यूमर कहते हैं, VH यानी कि वर्चुअस ह्यूमर कहते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। आगे जो है ना यहाँ पे इस पॉइंट पे एक्वस ह्यूमर होता है, यानी कि लेंस और कॉर्निया के बीच का जो स्पेस होता है वहाँ पे एक फ्लूइड मटेरियल भरा होता है जिसको एक्वस ह्यूमर कहा जाता है बच्चा। हम उसके बारे में भी समझेंगे। इस पॉइंट पे आप यहाँ ध्यान दो, इस पॉइंट पे जो है ना एक्वस ह्यूमर भरा होता है। चलिए बच्चा, उसके बाद आपको क्या जानना है, तो आपको जानना है कि आपका सबसे नियर पॉइंट क्या है या लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये दोनों सेम चीज़ है, नियर पॉइंट। आपकी आंखें कितनी नज़दीक की चीज़ों को आसानी से देख पाती है, इसके बारे में समझेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे पावर ऑफ एकोमोडेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, ये आपको 2 मार्क्स में भी दे दिया जाएगा। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन जानना बहुत जरूरी है। इसके बाद आता है बच्चा डिजीज ऑफ आई। डिजीज ऑफ आई में पढ़ोगे आप मायोपिया। मायोपिया को कहा जाता है बच्चा नियर साइटेडनेस, है ना, इसको हिंदी में कहते हैं निकट दृष्टि दोष। ठीक है बच्चा, इसके बारे में पढ़ेंगे। हाइपरमेट्रोपिया पढ़ेंगे जिसको हम लोग कहते हैं फार साइटेडनेस यानी कि दूर दृष्टि दोष। बहुत ही बेहतरीन ढंग से करेंगे, विथ लॉजिकल, आपको हर एक चीज़ समझ में आने वाला है, आपको याद हो जाएगी चीज़ें, मैं इस तरीके से आपको बताऊंगा। फिर हम लोग पढ़ते हैं बच्चा प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया को कहते हैं ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया, है ना, ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया है। प्रेस बायोपिया में आपको हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया दोनों डिजीज हो सकते हैं। तो इसके बारे में समझेंगे हम लोग एडवांटेज ऑफ आई इन फ्रंट ऑफ फेस। आपको ये भी पढ़ना है कि आई का क्या एडवांटेज, हमारे आंखों के फ्रंट में आई है, इसका यहाँ आंखों के फ्रंट में होने का हमको क्या फायदा। हमारे हेड पे भी हो सकता था, हमारे शोल्डर्स पे भी आई दिया जा सकता था, यहाँ देते थे, चेस्ट पे दे देते, बट हमारी आंखों पे होने का क्या बेनिफिशियल है, तो इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे और बेहतरीन ढंग से। और जो यहाँ है ना एडवांटेज ऑफ आई इन फ्रंट ऑफ फेस, ये हमारे पार्ट 1 में इंक्लूडेड रहेगा बच्चा। अब जो अगला सेगमेंट हमारा आता है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म, ये हमारे पार्ट 2 का हिस्सा है। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप मान लो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस। तो इसको बेहतरीन ढंग से बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। फिर हम लोग एडवांस सनराइज एंड सनसेट के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स, कि स्टार्स ट्विंकल करते हैं, है ना, तो कैसे करते हैं, क्या कारण है कि स्टार्स ट्विंकल करते हैं, है ना, क्या कारण है कि प्लैनेट ट्विंकल नहीं करते। बचपन से हम लोग पढ़ते हैं ना बच्चा कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, अगर क्यों बोला गया कि ट्विंकल, छोटे छोटे स्टार ही क्यों ट्विंकल करते हैं, उसके बारे में भी आज समझेंगे हम लोग। उसके बाद स्कैटरिंग इफेक्ट समझेंगे कि स्कैटरिंग इफेक्ट होता क्या। इसके अंदर में आपको कुछ सब टॉपिक्स भी इंक्लूडेड होंगे, उन सब टॉपिक्स को भी बहुत ही बेहतरीन ढंग से क्लियर किया जाएगा। तो आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट इस चैप्टर में नहीं रखा जाएगा बच्चा। आई होप चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो। अब हम लोग आते हैं बच्चा इंट्रोडक्टरी पार्ट में कि आखिर ये इंट्रोडक्शंस है क्या, है ना। आपको ये समझना है कि ये इंट्रोडक्शंस वाले पार्ट में क्या क्या पढ़ना है। तो आपको पढ़ना है बच्चा इंट्रोडक्शंस में ह्यूमन आई, कि ह्यूमन आई होता क्या है ना। तो ह्यूमन आई होता है एक सेंस ऑर्गन होता है, द सेंस ऑर्गन दैट हेल्प अस टू सी, एक ऐसा सेंस ऑर्गन जो किसी चीज को देखने में मदद करता है, ठीक है ना। ह्यूमन आई हम लोगों को विजन प्रोवाइड करता है, किसी चीज को देखने में हेल्प करता है, और सेंस ऑर्गन तो ही है हमारा। इसको हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं बच्चा, ह्यूमन आई को और तरीके से क्या होगा, तो इट इज अ लाइट सेंसिटिव सेल, light sensitive organ which gives us sensation of
विजन। ठीक है बच्चा, ये क्या है? ह्यूमन है एक लाइट सेंसिटिव ऑर्गन है जो कि हम लोग किसी चीज को देखने में हेल्प करता है। आप मेरे को एक बात बताओ, हमारी आंखें हैं, हम किसी अंधेरे कमरे में चले जाते हैं तो क्या हम कोई वस्तु को देख पाते, कोई ऑब्जेक्ट को देख पाते? नहीं देख पाते। चलिए ठीक है, इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। अगर किसी कमरे में लाइट है, बहुत अच्छा सा लाइट है जैसे इस कमरे में, और हमारी आंखें नहीं, क्या हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। यानी कि लाइट और आइस दोनों एक दूसरे के क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री हैं। बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ठीक है बच्चा, यानी कि आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, या ऐसा समझे इस पूरे कलरफुल वर्ल्ड को आपको देखने के लिए आपको आंखें और लाइट दोनों का रिक्वायरमेंट पड़ता है। इसीलिए क्या है, एक लाइट सेंसिटिव सेल है, लाइट सेंसिटिव ऑर्गन है जो हमको किसी भी चीजों को देखने में हेल्प करता है। क्लियर है बच्चा? आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, तो ये आइज लोकेटेड कहाँ है? तो ये आइज कहाँ लोकेटेड है बच्चा? स्कल में, स्कल के आई सॉकेट में लोकेटेड है। तो ये लोकेटेड इन आई सॉकेट इन स्कल, यहां पे लोकेटेड है। यहां बताया गया कि जो आपका डायमीटर जो है, आईबॉल का जो डायमीटर है वो 2.3 सेंटीमीटर है बच्चा। आपको पता है कि मैथमेटिकली डायमीटर से हम रेडियस में जा सकते हैं, और रेडियस के लिए क्या होता है? डायमीटर का हाफ, यानी कि हम कह सकते हैं कि 2.3 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2। जब आप इसको डिवाइड करोगे बच्चा तो क्या आता है? 1.15। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10, 1.15 सेंटीमीटर। अगर आप निकालना चाहो बच्चा कि एरिया ऑफ आईबॉल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ आईबॉल की बात कर रहे हैं, तो जब निकालना चाहो तो आपको फॉर्मूला पता है 4πr स्क्वायर, क्योंकि ये कैसा स्फेयर शेप है तो 4πr स्क्वायर लगेगा। तो 4 पाई का वैल्यू आपको पता है कितना हो जाता है? 22/7, और रेडियस का होता है 1.15 का होल स्क्वायर। जब आप इन सभी चीजों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका वैल्यू निकल के आएगा 16.62 सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चा। ये आपका 16.62 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका वैल्यू निकल के आएगा। आप कैलकुलेशंस करके देख लेना, मैंने सीधा आउटपुट लिख दिया है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, इस तरीके से एरिया ऑफ आईबॉल निकाल लेते हैं। आप पेरीमीटर ऑफ आईबॉल भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप वॉल्यूम ऑफ आईबॉल भी निकाल सकते हो, तो आप उस तरीके से निकालोगे। ठीक है बच्चा, अब हम लोग चलते हैं आगे। आगे क्या है हमारा, तो अब हमको पढ़ना है पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। ठीक है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये समझना जरूरी है कि पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई है क्या। क्लियर करते हैं हम इस चीज को, कौन कौन से हमारे पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई जो हमारे सिलेबस के हिसाब से इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला बच्चा कॉर्निया। ठीक है, पहला क्या है, तो पहला है कॉर्निया, और कॉर्निया हमारा आउटर मोस्ट पार्ट है। तो हम इसको लिख सकते हैं ना कि कॉर्निया को हम लिखते हैं यहां पे सीधा, ऊपर से लिखना चालू करते हैं कॉर्निया। तो क्या है, तो इट इज outermost transparent part of eyeball. It is transparent part of eyeball. ये ट्रांसपेरेंट पार्ट है आईबॉल का, ठीक है ना। और ये क्या कहता है, विच प्रोटेक्ट फ्रॉम डस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, ये बेसिकली कॉर्निया क्या है, तो यह आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट पार्ट है आईबॉल का, जो कि प्रोटेक्ट करता है डस्ट पार्टिकल से। ये मैक्सिमम रिफ्रैक्शन जो है हमारा किससे होता है बच्चा, तो कॉर्निया से हमारा मैक्सिमम रिफ्रैक्शन हो जाता है। तो इस बात को भी समझना आपको आएगा आपकी बात। फिर आपका आता है बच्चा पुपिल। तो पुपिल के बारे में क्या कहा जाता है कि पुपिल क्या करता है, फंक्शन है इसका, इट अलाउ टू इंटर द लाइट इनटू आइज। तो पुपिल का मेन काम है कि लाइट को ना इंटर करने देना आंखों के अंदर। लेकिन
एक और होता है पुपिल के साथ आयरिश। आयरिश क्या करता है कि बेसिकली बहुत सारी लाइटें जब आ जाए तो आयरिश उसको प्रोहिबिटेड करता है, रोक लगाता है। यानी आयरिश का जो मेन फंक्शन है टू कंट्रोल द साइज ऑफ पुपिल। ये पुपिल के साइज को कंट्रोल करता है बच्चा। सिंपल सा काम है। मैं आपको एक फिगर दिखा देना चाहता हूं। देखो यहां पे जो हमारा है ना ये पार्ट, इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं बच्चा, इस पार्ट को पुपिल कहते हैं। और इसी पुपिल का जो काम होता है ना, अलाउ करता है लाइट को आंखों के अंदर जाने का, ताकि आपका इमेज जो है वो रेटिना पे बन सके। और इसके साइड पे जो दिखता है, ये साइड पे, ये आपका बच्चा क्या है, तो यही आपका क्या है, आयरिश है। और आयरिश क्या करता है, ये कंट्रोल करता है किसको, पुपिल को कंट्रोल करता है कि कितना अमाउंट ऑफ लाइट आपकी आंखों में जाना चाहिए, कितना अमाउंट ऑफ लाइट को उसको रोक देना चाहिए। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ लाइट को आपकी आंखों में इंटर करने के लिए रोकने का काम या उसको प्रोहिबिटेड करने का काम आयरिश का है। ठीक है, तो उसी हिसाब से कभी भी आप धूप में खड़े रहो ना और किसी सामने वाले की आंखों में देखो तो वो आपको दिखेगा कि आयरिश जो है वो बड़ा हो रहा है। आयरिश जब वो धूप में खड़ा हो तो आयरिश सिकुड़ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो कॉन्ट्रैक्ट होने के पीछे ये है क्योंकि आयरिश चाह रहा है कि पुपिल थोड़ा क्लोज हो जाए, क्योंकि बहुत हाई अमाउंट ऑफ लाइट उसकी आंखों में जा रहा है। लेकिन जब अंधेरे कमरे में जाते हो और सामने वाले की आंखों में देखो तो आपको लगेगा कि आयरिश जो है ना एक्सपेंड हो रहा है। तो आयरिश के एक्सपेंशन का कारण क्या है, वो चाहता है कि पुपिल थोड़ा खुले ताकि अंधेरे कमरे में ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम ऑफ लाइट आंखों में जाए और उसका प्रॉपर सही तरीके से विजन काम करे, प्रॉपर तरीके से इमेज रेटिना पे फॉर्म हो। फॉर दैट रीजन बच्चा, चीज़ें क्लियर है यहाँ आपको। चलिए, आयरिश के बाद जो आपका आता है बच्चा, वो आता है आपका क्रिस्टलाइन लेंस या यूं कहे लेंस, क्रिस्टलाइन लेंस। तो क्रिस्टलाइन लेंस क्या है, तो आप कह सकते हो कि इट इज अ कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। ठीक है, आप देखो क्रिस्टलाइन लेंस कौन सा है बच्चा, ये तो ये कॉनकेव स्ट्रक्चर में है, तो इट इज ए कॉनकेव लेंस। ठीक है, इट इज ए कॉनकेव लेंस दैट refracts the light on retina to form the image। ये रिफ्रैक्ट करके लाइट को कहाँ ले जाता है, तो रेटिना पे फॉल करता है ताकि वहां पे इमेज बन सके। ये आपके क्रिस्टलाइन लेंस का काम है। आगे बढ़ते हैं बच्चा, आगे क्या है, तो आगे आपको मैंने एक बताया था कि इसके अंदर जो है ना वर्चुअस ह्यूमर होता है, वर्चुअस ह्यूमर। और इस वर्चुअस ह्यूमर की बात करते हैं तो इस वर्चुअस ह्यूमर का क्या काम है, तो इट इज अ जेली लाइक सब्सटेंसेस, जेली लाइक सब्सटेंस which maintain the size of eyeball। वर्चुअस ह्यूमर क्या करता है, आपके जो साइज है आईबॉल का उसको मेंटेन करने का काम करता है। एक जेली लाइक सब्सटेंसेस जो आईबॉल के साइज को मेंटेन करने का काम करता है। आपके दिमाग में खुरपाती आ रहा होगा कि अगर इसमें थोड़ा सा पिन लगा दिया तो क्या होगा। जब आप पिन लगा दोगे उस पर या इसको थोड़ा सा छेदा कर दोगे तो उसके अंदर से वर्चुअस ह्यूमर में जो फ्लूइड है ना, जो जेल लाइक मटेरियल ना, वो बाहर आ जाएगा और आपकी आंखें क्या हो जाएगी, पिचक जाएगी। ठीक है बच्चा, तो पूरे आईबॉल के साइज को मेंटेन करने का काम क्या है, वर्चुअस ह्यूमर का काम है। रेटिना के बारे में आते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो रेटिना क्या है बच्चा, यहीं पे मैं लिख देता हूं रेटिना के बारे में कि रेटिना जो है आपका, रेटिना इज अ लाइट सेंसिटिव सेल, लाइट सेंसिटिव सेल where images are formed, which images are forms। ठीक है, रेटिना क्या है बच्चा, लाइट सेंसिटिव सेल है जहां पे इमेजेस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है बच्चा, अब आते हैं हम लोग ऑप्टिक नर्व पे। अब हम लोग बात करते हैं कि ऑप्टिक नर्व क्या होता है, तो समझते हैं हम लोग ऑप्टिक नर्व क्या होता है। तो ऑप्टिक नर्व को ऐसे लिख सकते हैं कि इट इज
It is a passage. It is a passage of information. A passage of information to brain. A passage of information to brain. आपकी आंखों में जो इमेजेस बनते हैं, आपके रेटिना में जो इमेजेस बनते हैं, उस इमेज को कहाँ ब्रेन तक ले जाने का काम किसका है? ऑप्टिक नर्व्स का है बच्चा। तो बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दिया। आप सोच के देखो, मैं आपको चीज़ें ना थोड़ा सा बढ़िया तरीके से, एक्वस ह्यूमर की बात करते हैं। एक्वस ह्यूमर का बात करते हैं तो एक्वस ह्यूमर आपको क्या करता है? तो ये भी एक क्या है? फ्लूइड है। एक्वस ह्यूमर में भी लिख देता हूँ मैं, एक्वस ह्यूमर क्या है? तो इट इज अ फ्लूइड। इट इज अ फ्लूइड। ये क्या है? एक फ्लूइड है। और विच प्रोवाइड्स फ्लैक्सिबिलिटी ऑफ आईबॉल। तो आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। जैसे एक्वस ह्यूमर के बारे में सिर्फ आप जान सकते हो, बट याद करने की जरूरत नहीं है। देखो, सबसे जो आउटर लेयर होता है आपकी आंखों का, वो क्या होता है? कॉर्निया होता है। ठीक है। इसके बाद जो व्हाइट पार्ट दिख रहा है उसको कहते हैं स्कैलरा। जो व्हाइट पार्ट दिख रहा है उसको कहते हैं स्कैलरा, और जो आउटर लेयर होता है उसको हम लोग कहते हैं कॉर्निया। कॉर्निया हमको प्रोटेक्ट करता है डस्ट से, बैक्टीरिया से, इन सभी चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है हमको कॉर्निया। कॉर्निया के आप अंदर जाओगे तो आपको मिलेगा क्या? पुपिल मिलेगा। पुपिल आपका वो छोटा सा गोल सा जो आपका पोर्स है ना, छिद्र है ना, वो है जहाँ से लाइट अंदर इंटर करती है। ठीक है। उसके आसपास का रीजन जो आपको ब्लैक नजर आता है, उसमें क्या है बच्चा? वो आपको मिलेगा आइरिश। आइरिश क्या करता है? पुपिल को कंट्रोल करता है। ठीक है। उसके बाद लाइट जैसे अंदर गई वो क्या होगा? लेंस से टकराएगी। कौन सी लेंस? क्रिस्टलाइन लेंस। ठीक है। और क्रिस्टलाइन लेंस क्या होता है? तो वो एक कॉनकेव लेंस होता है। कॉनकेव लेंस होता है, सॉरी, ये कॉनकेव लेंस नहीं, ये कॉन्वेक्स लेंस होता है। सॉरी, ये कॉन्वेक्स लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। वो लाइट को कन्वर्ज करके कहां पे फॉर्म करता है बच्चा? तो रेटिना पे फॉर्म करने का काम करता है। ठीक है। यहां पे चीजें क्लियर है। मैं आपको फिर से बता देता हूं, मैंने कॉनकेव लेंस लिया, बाय मिस्टेक हो गया था। ये कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस होता है। वो लाइट को कन्वर्ज करके कहां पे लेके फॉल करता है? तो रेटिना पे फॉर्म करता है। और इसको कंट्रोल करने का काम, क्रिस्टलाइन लेंस को कंट्रोल करने का काम किसका है बच्चा? सिलियरी मसल्स का है। तो सिलियरी मसल्स के बारे में आप लिखोगे कि सिलियरी मसल्स control the crystalline lens। ठीक है बच्चे, मैं इसको स्टार डाल देता हूं। तो सिलियरी मसल्स क्या करता है? आपके क्रिस्टलाइन लेंस को कंट्रोल करता है। तो कितना एक्सपेंशन करता है, कितना उसको कॉन्ट्रैक्ट करना है, इसका काम किसका है? सिलियरी मसल्स का है। उसी हिसाब से आपका लेंस कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंशन होगा। उसी हिसाब से आप सामने की चीज़ों को देख सकते हो, उसी हिसाब से आप दूर की चीज़ों। इसके बारे में बढ़िया से डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये सिलियरी मसल्स जो होते हैं वो 6 होते हैं। इन नंबर सिलियरी मसल इज 6। तो ये 6 सिलियरी मसल्स होते हैं जो कि किसको होल्ड करके रखते हैं? तो क्रिस्टलाइन लेंस को होल्ड करके रखते हैं और इसको कंट्रोल करते हैं। अब क्रिस्टलाइन लेंस से लाइट कहाँ कन्वर्ज होकर कहाँ पे फॉल होगा? तो रेटिना पे फॉर्म होगा। रेटिना पे फॉल होगा, रेटिना पे आपका इमेजेस फॉर्म होगा। रेटिना पे जो इमेज फॉर्म होता है वो कैसा होता है बच्चा? तो रेटिना पे जो इमेज फॉर्म होता है वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होता है। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होता है बच्चा। ठीक है। और जो रेटिना पे होता है, मैंने क्या बताया? रेटिना में लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। तो जैसे ही वहां पे इमेज फॉर्म होता है, उस इमेज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट किया जाता है और उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू आपके ब्रेन तक पहुंचाया जाता है। ब्रेन में भी मिड पार्ट ऑफ द ब्रेन, जिसको कार्पोरा कोलोजम कहते हैं, मिड पार्ट ऑफ ब्रेन में, वहां पे इंफॉर्मेशन जाता है। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि ये जो आइज का, विजन का और हियरिंग का जो भी इंफॉर्मेशन है, ये कार्पोरा कोलोजम के पास ही जाता है। ये इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास जाता है। ब्रेन इसको एनालिटिकली ऑब्जर्व करता है, अंडरस्टैंड करता है, फिर उसके हिसाब से कंक्लूजन आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होता है। ठीक है बच्चा। ये जो कॉर्पोरा कोलोजम होता है, मिड ब्रेन का पार्ट, ये हिंड ब्रेन और फोर ब्रेन को कनेक्ट करने का काम करता है ताकि इंफॉर्मेशन का सही तरीके से एनालाइज किया जा सके। क्लियर है बच्चा यहाँ तक?
आई होप चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो। एक आता है बच्चा ब्लाइंड स्पॉट, है ना, जिसके बारे में बात करना है। ब्लाइंड स्पॉट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ब्लाइंड स्पॉट मैं दिखा देना चाहता हूँ कि आपको जो ब्लाइंड स्पॉट होता है ये यहाँ पे होता है। ब्लाइंड स्पॉट आपका ये इस पॉइंट पे होगा ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है बच्चा। तो ब्लाइंड स्पॉट किसको कहते हैं? तो ये बेसिकली द जंक्शन ऑफ रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व where the image doesn't form, मतलब ब्लाइंड स्पॉट वो प्लेस है कहाँ पे जंक्शन है किस चीज का? तो रेटिना और ऑप्टिक नर्व का जंक्शन पॉइंट है, जहां पे अगर आपका इमेज फॉर्म होता है, जहां पे अगर आपका इमेज बने तो वो आपको क्या होगा? दिखेगा ही नहीं। यानी कि आप कभी तिरछे करके देखते हो तो एक्सेसिव जब तिरछा करते हो तो आपका इमेज जो है उस ब्लाइंड स्पॉट की तरफ इंक्लाइन होता है, ब्लाइंड स्पॉट की तरफ झुकता है। तो जब आपका इमेज ब्लाइंड स्पॉट पे बने तो आपको क्लियर विजन नहीं नजर आता जब तिरछा करके देखते हो या इस तरीके से देखते हो, ठीक है ना। तो जब हम स्ट्रेट देखते हैं किसी चीज को, हमारी आंखें सही और सीधे देखें तो हमको चीजें आसानी से नजर आ जाता है, क्योंकि आपका इमेज उस समय प्रॉपर रेटिना पे बन रहा होता है, ठीक है बच्चा। मैंने आईज के जो भी आपके पॉइंट है ना, पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई, मैंने अच्छे से क्लियर किया है। इसके बावजूद भी कुछ नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं, जैसे कि कॉर्निया का आप समझ लो। कॉर्निया क्या है? मैंने जैसा बताया कि आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट पार्ट है, सबसे बाहर ट्रांसपेरेंट पार्ट है, जो आपको मैक्सिमम रिफ्रैक्शंस करके देता है। मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन यही होता है लाइट का, ताकि रेटिना पे इमेज फॉर्म हो सके। लेंस की बात करते हैं तो लेंस कैसे बना होता है? तो फाइबरियस जेली लाइक मटेरियल से बना होता है, फाइबर जेली लाइक मटेरियल से बना होता है, जो कि आपको फोकस करता है कहाँ? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाने में। किस जगह पे? तो रेटिना पे। मैंने बता चुका कि रेटिना जो इमेज फॉर्म करता है वो कैसा करता है? रियल एंड इन्वर्टेड करता है। वो क्या करता है? लेंस के द्वारा लाइट का फोकस किया जाता है रेटिना पे, ताकि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन सके रेटिना पे। और कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्ज करता है लाइट रेटिना पे। सिंपल सी बात है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है। सेम चीजें हैं बच्चा। अगर हम आइरिश की बात करें तो आइरिश हमारा डार्क मस्कुलर डायफ्राम है, ठीक है। आइरिश मजबूत होता है, मैंने बोला क्या? 6 सेल्स मिलके बने होते हैं, मतलब वो क्या होते हैं? 6 मसल्स होते हैं, वो पकड़ के रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं। वो कंट्रोल करता है किसको? साइज ऑफ पुपिल को बच्चा, ठीक है। पुपिल की बात करते हैं तो पुपिल आपको क्या करता है? ये विंडोज ऑफ आई है। पुपिल आपका क्या है? तो विंडोज ऑफ आई है। ये बेसिकली सेंट्रल एपर्चर इन आइरिस कह सकते हो, है ना। आइरिस का सेंट्रल एपर्चर है जो रेगुलेट एंड कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। ये पुपिल क्या करता है बच्चा? ये रेगुलेट करता है अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। तो पुपिल वो पोर्स है, वो छिद्र है जहां से लाइट एंटर करता है, ठीक है बच्चा। क्लियर यहां तक? रेटिना की बात करते हैं तो ये डेलिकेट मेम्ब्रेन है, काफी डेलिकेट, काफी नाजुक मेम्ब्रेन है, ठीक है। यहां इनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट जो होता है ना, यहां पे गिरते हैं, हैविंग इनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल, ठीक है। मैंने बता दिया क्या कि वो लाइट सेंसिटिव सेल होता है। जैसे लाइट उस पर फॉल होगा उसके सेल एक्टिव होंगे, वो जो भी इमेजेस बना उस इमेजेस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होगा और उस ऑप्टिक नर्व के द्वारा उस सिग्नल्स को कन्वर्ट करके ब्रेन तक पहुंचाया जाएगा, ठीक है बच्चा। कार्पोरा कोलोजम में पहुंचेगा। आप समझ लो जो आपके ऑप्टिक नर्व होते हैं, ऑप्टिक नर्व में 2 तरह के सेल होते हैं बच्चा, रोड सेल एंड कोल सेल, विच इज नॉट गिवन इन द बुक, सो मैं नहीं पढ़ाना चाहता। रोड सेल एंड कोल सेल होता है। कौन सेल जो है कलर डिटेक्ट करता है, रोड सेल जो है वो लाइट को डिटरमाइन करते हैं, लाइट को डिटेक्ट करते हैं बेसिकली, ठीक है। रोशनी है या नहीं है ये रोड सेल डिसाइड करेगा, और कौन सेल जो है ना कलर को डिसाइड करेगा। किसी भी व्यक्ति को जो कलर ब्लाइंडनेस से सफर करता है ना, कलर ब्लाइंडनेस से उसका कौन सेल इंपैक्ट होता है बच्चा, इसकी वजह से वो कलर डिटरमाइन नहीं कर पाता। जिस व्यक्ति को अगर कलर ब्लाइंडनेस हो, बेसिकली उसका कलर ब्लाइंडनेस वाले व्यक्ति को मैं बता देना चाहूँ, कलर ब्लाइंडनेस वाले व्यक्ति को ना बेसिकली रेड और ग्रीन कलर को देखने में प्रॉब्लम होता है, ठीक है बच्चा। चलिए अब आते हैं हम लोग फार पॉइंट पे। फार पॉइंट क्या होता है? तो जैसा कि नाम है वैसा ही इसका काम है। फार पॉइंट यानी कि दूर का पॉइंट। तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस जहां पे हम कोई ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, दैट इज फार पॉइंट, है ना। द मैक्सिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन इजली, द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी सीन इजली,
ठीक है, वो मैक्सिमम डिस्टेंस जहाँ तक हम ऑब्जेक्ट को आसानी से देख पाते हैं वो हम लोग कहते हैं फार पॉइंट। और हमारा फार पॉइंट क्या है बच्चा, हम यहाँ पे बैठे बैठे, यहाँ पे खड़े खड़े हम आराम से आसमान में जो स्टार है, जो हमें पता नहीं वो कितना डिस्टेंस हमसे, हम उसको देख पाते हैं। तो यानी कि हमारा फार पॉइंट इनफाइनाइट हो जाएगा बच्चा। तो वही चीज़ है। तो द मैक्सिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली इज फार पॉइंट ऑफ द आई। ठीक है बच्चा। तो जो आपका फार पॉइंट होगा, फार पॉइंट आपका इन्फिनिटी होगा बच्चा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? हाँ, नॉर्मल एडल्ट आई का। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, नियर पॉइंट और लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। यानी कि लिस्ट कम से कम कितना आप देख सकते हो, आपके विजन की एबिलिटी कितना है, कितना कम से कम डिस्टेंस में देखने की। ठीक है, वही आपका नियर पॉइंट होता है बच्चा। तो यानी कि द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली बाय योर आईज, दैट इज कॉल्ड नियर पॉइंट। वही चीज लिखा गया बच्चा, द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन मोस्ट डिस्टिंक्टिवली विदाउट अ स्ट्रेन। बिना कोई स्ट्रेट के सबसे नजदीकी पॉइंट जहां तक हम किसी चीज को देख पाते हैं, है ना, वो आपका नियर पॉइंट कहलाता है बच्चा। और वो जो नियर पॉइंट है, द नियर पॉइंट की बात करते हैं हम लोग। वो जो हमारा नियर पॉइंट है बच्चा, वो है आपका 25 सेंटीमीटर। यानी कि अगर हम बात करें रेंज ऑफ आई का, रेंज ऑफ विजन का, तो आपके विजन का जो रेंज है वो 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी। हेल्दी आई की बात कर रहा है कि आप 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी तक आप कोई भी चीज़ें आसानी से देख सकते हो। यहाँ पे देखो मेंशन किया गया है कि 25 सेंटीमीटर तक आप तक देख सकते हो मिनिमम, है ना, मैक्सिमम इन्फिनिटी तक। रेंज ऑफ ह्यूमन विजन 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी। आई होप चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो आपको। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो हमारा क्या कहलाता है बच्चा, पावर ऑफ एकोमोडेशन। इसको हम कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशंस। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन, देखो सबसे पहली बात इसमें पावर की बात की गई है ना, और एकोमोडेट करने की बात की गई है, एकोमोडेशंस, है ना। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन से हम लोग समझेंगे कि ये किसकी पावर की बात कर रहा है। हम लोग आई ही तो पढ़ रहे हैं, तो आई के पावर की बात करेगा, यानी कि आई के एबिलिटी के बारे में बात करेगा। तो द एबिलिटी ऑफ आई बॉल, मैं यहां पे लिख देता हूं, द एबिलिटी ऑफ आई to focus at retina to form real and inverted images. ठीक है बच्चा, ये होता है पावर ऑफ एकोमोडेशन। दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है, एबिलिटी ऑफ आई टू फोकस एट रेटिना, है ना, टू फॉर्म द रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस। तो इसको कहते हैं हम लोग पावर ऑफ एकोमोडेशंस। ठीक है, एकोमोडेट कर रहा है, एकोमोडेशंस कर रहा है वहां पे। तो पावर है आपकी आंखों का, एबिलिटी है आपकी आंखों का कि कोई भी इमेज रेटिना पे कैसे फॉर्म होता है। ठीक है बच्चा, यहां पे लिखा गया कि द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ। ठीक है, सेम बातें हैं, एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड एकोमोडेशन। और इसमें क्या होता है, जब एडजस्ट करने की बात हो रहा है, किसके, फोकल लेंथ के एडजस्ट करने की बात हो रहा है, यानी कि फोकल लेंथ बार बार चेंज होगा। और फोकल लेंथ अगर चेंज होगा तो क्रिस्टलाइन लेंस को चेंज होना पड़ेगा। और क्रिस्टलाइन लेंस को चेंज कौन कर रहा है बच्चा, वो कर रहा है सिलियरी मसल्स। ठीक है, समझो ध्यान से कि अगर फोकल लेंथ चेंज हो रहा है, तो फोकल लेंथ चेंज हो रहा है यानी कि क्रिस्टलाइन लेंस को, यानी कि लेंस को आपको बदलना पड़ेगा, लेंस के शेप एंड साइजेस में चेंज करना पड़ेगा। यानी कि शेप एंड साइजेस में को चेंज करने के लिए कौन, सिलियरी मसल्स तो उसको होल्ड करके पकड़ा हुआ है, होल्ड करके बैठा हुआ है, वही तो चेंज करेगा। तो वो चेंज करता है, यानी कि सिलियरी मसल्स बदलेगा तो आपका क्रिस्टलाइन लेंस चेंज होगा, आपका फोकस चेंज होगा। ठीक है बच्चा, और यही तो पावर ऑफ एकोमोडेशंस है। आप 25 सेंटीमीटर तक देखते हो, इनफाइनाइट तक देखते हो, तो आपको आपके लेंसेज को तो बार बार बदलना पड़ेगा, आपके लेंसेज को तो चेंज करना पड़ेगा। तो ये कहलाता है बच्चा पावर ऑफ एकोमोडेशंस। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा।
यहाँ पे आपको चीज़ें क्लियर हो जाने वाली है। क्या? तो आप देखोगे कि सिलियरी मसल्स, जो आपका सिलियरी मसल्स है, सिलियरी मसल्स अगर रिलैक्स्ड होता है, अगर वो आराम से रिलैक्स है, यानी कि आपका जो लेंस है, या यूँ कहो कि क्रिस्टलाइन लेंस है, वो कैसा हो जाएगा बच्चा? थिन हो जाएगा। अगर सिलियरी मसल्स जो पकड़ के रहा है अगर वो रिलैक्स है, तो आपका लेंस भी रिलैक्स रहेगा। लेंस रिलैक्स होने का मतलब है जिस शेप में है वो उसी शेप में रहेगा, यानी कि थिन रहेगा। वो थिन है तो थिन ही रहेगा। ठीक है। सिलियरी मसल्स रिलैक्स, याद करने का तरीका, सिलियरी मसल्स रिलैक्स है यानी कि आपका लेंस भी क्या है? क्रिस्टलाइन लेंस भी क्या है? रिलैक्स है, यानी कि वो थिन है। ठीक है। तो आपका क्या होगा? फोकल लेंथ, फोकल लेंथ बच्चा वो क्या होगा? फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाएगा। फोकल लेंथ जैसे ही इंक्रीज करता है, यानी आप डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट को आसानी से देख पाते हो। डिस्टेंस विजन, डिस्टेंस विजन आपका बढ़िया हो जाता है, डिस्टेंस विजन। ठीक है बच्चा। अब दूसरा पार्ट देखते हैं। क्या कहता है हमको कि अगर मेरा सिलियरी मसल्स, सिलियरी मसल्स की बात करते हैं, सिलियरी मसल्स ये अगर कॉन्ट्रैक्ट कर जाए, सिलियरी मसल्स हमारा कॉन्ट्रैक्ट कर जाए, यानी कि सिलियरी मसल चिपक रहा है, तो क्रिस्टलाइन लेंस क्या हो जाएगा? वो भी क्या हो जाएगा? मोटा हो जाएगा। सिलियरी मसल्स दबा रहा है तो क्रिस्टलाइन लेंस कैसा हो जाएगा बेटा? मोटा हो जाएगा। तो आप देखोगे कि आपका जो लेंस है वो कैसा हो जाएगा बच्चा? ठीक हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। ठीक है। और आपका जब लेंस ठीक हो गया तो आप क्या देखते हो कि आपका जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ, आपका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा बच्चा? तो फोकल लेंथ डिक्रीज कर जाएगा। फोकल लेंथ क्या हो जाएगा बच्चा? वो आपका क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। तो ये आपको हेल्प करता है किस चीज में? तो नियर ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करता है। नियर ऑब्जेक्ट को, नियर ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करता है। टू सी द नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, नज़दीक की चीज़ों को देखने के लिए आपके सिलियरी मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। और सिलियरी मसल जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो आपका इस तरीके से थीन पड़ा हुआ था वो कैसा हो जाएगा? थिक हो जाएगा, यानी कि आप नज़दीक की चीज़ों को आसानी से देख पाओगे। फोकल लेंथ आपका क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा बच्चा। डिस्टेंस है तो फोकल लेंथ बड़ा होगा, अगर छोटा है तो फोकल लेंथ नज़दीक हो जाएगा। चीज़ें आपको क्लियर है? चलिए, यहाँ से हम लोगों का हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होता है। नया टॉपिक क्या है? तो डिजीज ऑफ आई। आपकी आंखें जितनी सुंदर है उसमें बहुत सारे डिजीज आते हैं। बहुत सारे ऐसे डिजीज आते हैं जो न्यूट्रिशंस के कारण होते हैं, जिसको हम लोग न्यूट्रिशनल डिजीज कहते हैं। ठीक है। बहुत सारे ऐसे डिजीज हैं जो कि आपको बाय एज आते हैं, जिसको प्रेसबायोपिया कहते हैं, जो पढ़ेंगे हम लोग मायोपिया डिजीज देखे हैं, हाइपरमेट्रोपिया देखे हैं, हम लोग एस्टिग्मेटिज्म देखे हैं, है ना, एस्टिग्मेटिज्म। तो ये जो डिजीज़ है ना, बेसिकली आई के रिलेवेंट डिजीज़ हैं, जिनको हमको बहुत ही बेहतरीन ढंग से क्लियर करना है। ठीक है। चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं। जो हमारा मायोपिया है, अगर हमारे आँखों में किसी तरह का कोई डिजीज़ नहीं है, तो अगर कोई डिजीज़ नहीं है तो हमारे जो यहाँ पे कैंडल देख रहे हो आप, ध्यान से देखना, अगर जो यहाँ पे कैंडल देख रहे हो इसका इमेज कहाँ बन रहा है? तो रेटिना पे बन रहा है, विच इज़ वेरी क्लियर विजन, आप लोग बहुत ही आसानी से समझ रहे हैं। लेकिन जैसे ही आपको मायोपिया होता है, यानी कि ये पर्सन हु सफ़र फ्रॉम मायोपिया, तो उसको क्या होगा? तो आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ। मायोपिया को नियर साइटेडनेस कहते हैं, नियर साइटेडनेस को हिंदी में निकट दृष्टि दोष कहते हैं। यानी कि आपका नियर विजन जो रहेगा, नज़दीक की चीज़ों को देखने का क्लियर रहेगा। नियर विजन आपका कैसा रहेगा बच्चा? क्लियर रहेगा। आपको दिक्कत कहाँ है? फार विजन में, फार विजन में डिफिकल्टी रहेगा, दूर की चीजों को देखने में। यानी कि अ पर्सन हु सफर फ्रॉम मायोपिया कैन सी द नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली बट गेटिंग द डिफिकल्टी इन फार ऑब्जेक्ट। लिख देता हूं मैं, अ पर्सन हु सफर फ्रॉम myopia can see the near objects clearly but getting difficulty in far objects।
ये आपका एक डेफिनेशन हो गया बच्चा, ठीक है। चलिए अब देखो, जब हम लोग मायोपिया की बात करते हैं ना, तो हम लोग कहते हैं हमेशा, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, बड़ा ही आसान और मज़ेदार ट्रिक है। वो क्या है आपका, कि हम लोग क्या कहते हैं, मायोपिया हो गए, यानी कि मायोपिया को बाइफ्रैक्टेड करते हैं, तोड़ते हैं इसको। तो मायोपिया मतलब मेरा पिया मेरा पिया। जब आप किसी को बहुत ज़्यादा मेरा पिया करोगे ना, तो वो फूल जाएगा, है ना। यानी कि द साइज ऑफ आईबॉल विल बी इनलार्ज। हम कह सकते हैं इसको, मायोपिया में आपका द साइज ऑफ आईबॉल, the size of eyeball becomes enlarged। जो आइज का आईबॉल का जो साइज है ना, वो कैसा हो जाएगा बच्चा, तो आईबॉल का साइज हमारा इनलार्ज हो जाएगा बच्चा। क्लियर है यहाँ पे, हमारा आईबॉल का साइज जब इनलार्ज हो जाएगा, तो देखो हमारा क्रिस्टलाइन लेंस को तो पता है, शुरू से पता है कि जो इसको इमेज कहाँ बनाना है, इतने ही डिस्टेंस पे जाके बनाना है, यानी कि रेटिना वहीं पे है, तो हमको उसको पता है कि इतने ही डिस्टेंस पे हमको कन्वर्ज करके लाइट को लेके जाना है। अब आईबॉल का साइज बड़ा हो गया, लेकिन क्रिस्टलाइन लेंस को तो इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो तो वहीं पे बनाएगा, है ना। तो जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो कहाँ हो जाएगा बच्चा, इमेज फॉर्म्स इन फ्रंट ऑफ रेटिना, रेटिना के सामने हो जाएगा, ठीक है। इमेज वहां पे बन गया आपका, ठीक है। अब समझो अगर इमेज आपका वहां बन जाएगा, तो आपको कुछ ना कुछ चाहिए अपने आप को करेक्ट करने के लिए। तो करेक्ट करने के लिए या करेक्शंस के लिए जो लेंस का यूज किया जाता है बच्चा, वो कौन सा लेंस यूज किया जाता है, तो कॉनकेव लेंस का यूज किया जाता है। अब बोलोगे सर कॉनकेव लेंस ही क्यों, तो बच्चा कॉनकेव जो लेंस है इसको हम लोग क्या कहते हैं, और एक इसको हम लोग कहते हैं, कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। ये हमारा कौन सा है, तो डाइवर्जिंग लेंस है। यानी कि जो ऐसा लेंस है जो लाइट को डाइवर्ज करता है। चूंकि आईबॉल का साइज बड़ा हो गया है, क्रिस्टलाइन लेंस को पता है कि इमेज मेरे इतने ही डिस्टेंस से बनता है, वो आगे ही बना दिया। अब इसको आगे तक कौन लेके जाएगा, आगे तक वो लेके जाएगा जो लाइट को डाइवर्ज करता है। और डाइवर्जिंग लेंस हमारा कौन सा है, तो कॉनकेव लेंस ही तो डाइवर्जिंग है, वो पहले से डाइवर्ज कर देगा लाइट को। तो पहले से डाइवर्ज होने के बाद रेटिना उसको आराम से सिंक कर लेगा आगे। चीजें क्लियर है बच्चा, वेरी गुड। यहां तक आपको, जैसे कि देखो यहां से ही क्या हो जाएगा, लाइट जब जैसे ही जाएगा, ये यहां से डाइवर्ज करके इस जगह पे पहुंचाया जाएगा, इस तरीके से आएगा, लेंस पे गिरेगा, ये आगे जाके आपके रेटिना पे इमेज फॉर्मेशन होगा। चीज़ें आपको क्लियर है बच्चा। यहाँ पे देखो इमेज कहाँ है, इन फ्रंट ऑफ रेटिना, बिकॉज ऑफ द आईबॉल, साइज ऑफ आईबॉल इनलार्ज हो गया था, इसकी वजह से बना। चीज़ें आपको क्लियर है बच्चा। देखो यहाँ पे सेम उसी चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है कि एक मायोपिक पर्सन जो नियर के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली क्या कर पाता है, देख पाता है, बट गेटिंग द डिफिकल्टी इन द फार ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट में उसको प्रॉब्लम होता है। और इमेज कहाँ होता है, फॉर्म इन फ्रंट ऑफ रेटिना। लेकिन इसको याद करने से पहले आपको पता क्या है कि मायोपिया को ज़्यादा बोलेंगे मेरा पिया, आईबॉल का साइज बड़ा हो जाएगा, क्रिस्टलाइन लेंस तो वहीं बनाएगा, तो यानी कि इमेज हमारा रेटिना के पहले बन जाएगा, तो इन फ्रंट ऑफ रेटिना हो जाएगा। एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस हो जाएगा, कर्वेचर बड़ा हो जाएगा इसका। इलोंगेशंस ऑफ द आईबॉल है, आईबॉल का साइज होगा तो ऑब्वियसली कर्वेचर बड़ा होगा, कर्वेचर बड़ा हो जाएगा तो इमेज कहाँ होगा, रेटिना के पहले ही बनेगा, ठीक है बच्चा। करेक्शंस की बात करते हैं कि करेक्शंस के लिए क्या करना चाहिए, तो कॉनकेव लेंस का यूज करना चाहिए। और क्या है, तो एप्रोप्राइट पावर का कॉनकेव लेंस यूज करना चाहिए। सटीक पावर का भी जांच करवाना चाहिए। तो जो मायोपिक आई होता है, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम फ्रंट ऑफ द रेटिना, ठीक है, सेम चीजें लिखा गया है बच्चा। इसमें आपको क्या होता है, तो फार पॉइंट जो होता है ना, मायोपिक आई लेस देन इन्फिनिटी। जो आपका मायोपिक आई जो है, अगर कोई व्यक्ति मायोपिया से सफ़र कर रहा है तो उसका जो फार पॉइंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बच्चा, लेस देन इन्फिनिटी, वो इन्फिनिटी से कम हो जाएगा, ठीक है। अब इसके करेक्शंस के लिए तो आपको पता ही है कॉनकेव लेंस, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस एवरीथिंग, तो आपको बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना समझ लो। सीधी सी बात है, मायोपिया जिसको नियर साइटेडनेस कहते हैं, यानी नियर में प्रॉब्लम नहीं है, दूर में प्रॉब्लम है, ठीक है। नाम जैसा है उसके टोटली अपोजिट है, नियर में प्रॉब्लम नहीं है, उसके दूर में प्रॉब्लम है। ज़्यादा मेरा पिया आईबॉल का साइज बड़ा हो जाएगा, इमेज कहाँ होगा, इन फ्रंट ऑफ रेटिना, तो
क्रिस्टलाइन लेंस को तो पता है इतने डिस्टेंस पे बनाता है, वो वहीं पे बनाएगा। तो आपको करेक्शंस करना है तो कौन सा लेंस यूज करोगे, तो बोलोगे सर कॉन्केव लेंस यूज करेंगे, क्योंकि ये डाइवर्ज करता है, क्योंकि हमको दूर तक जाना है ना, तो डाइवर्जन जरूरी है। तो वो डाइवर्ज करके कहां तक पहुंचाएगा, हमारे रेटिना तक पहुंचाएगा बच्चा। ठीक है, अगर हमको फार पॉइंट की बात किया जाएगा तो फार पॉइंट क्या हो जाएगा, चूंकि हम इनफाइनाइट तक देख पाते थे, अब इनफाइनाइट तक नहीं देख पाते हैं, यानी कि हमारा लेस देन इन्फिनिटी हो जाएगा हमारा फार पॉइंट। क्लियर है बच्चा, डिफिकल्टी फार पॉइंट में आ रहा है तो लेस देन फार पॉइंट कम हो जाएगा, इन्फिनिटी से कम हो जाएगा। चीजें यहां तक क्लियर है। अब आते हैं, सेम कहानी हमारा आता है हाइपरमेट्रोपिया पेपर बच्चा। हाइपरमेट्रोपिया को फार साइटेडनेस कहते हैं, हिंदी में इसका नाम है दूरदृष्टि दोष, यानी कि आपको दूर की चीजें दिखाई देंगी, नजदीक की चीजों में प्रॉब्लम होगी। तो आप इसको डिफाइन करके आराम से लिख सकते हो कि, चलिए लिख सकते हो, अ पर्सन who suffer from myopia, सॉरी मायोपिया कैसे होगा, हाइपरमेट्रोपिया having the clear vision in far objects but problem in near object। ठीक है, तो इसको दूर की चीजें तो क्लियर नजर आ रही है, बट नजदीक में इसको प्रॉब्लम हो रहा है। क्लियर है बच्चा, अब नजदीक में इसको प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मायोपिया में आईबॉल का साइज बड़ा हो गया तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या हो जाएगा, उसके टोटली अपोजिट। तो साइज ऑफ आईबॉल की बात करते हैं, जैसे ही हम साइज ऑफ आईबॉल की बात करते हैं, साइज ऑफ आईबॉल, तो ये बच्चा स्मॉल हो गया, साइज ऑफ आईबॉल छोटा हो गया। फिर से मैं बताना चाहता हूं कि क्रिस्टलाइन इसको पता है कि कितने डिस्टेंस पे उसको बनाना है, वो फिर से उतने ही डिस्टेंस पे बनाएगा। क्योंकि साइज ऑफ आईबॉल छोटा हो गया तो आपका इमेज कहाँ बन रहा है, तो इमेज फॉर्म हो रहा है, इमेज आपका जो बन रहा है ये बन रहा है बिफोर द रेटिना, सॉरी बिफोर नहीं होगा, आफ्टर द रेटिना या बिहाइंड द रेटिना लिखते हैं इसको, बिहाइंड द रेटिना, रेटिना के पीछे बन रहा है। जब आपको रेटिना के पीछे बन रहा है तो आपको करेक्शंस के लिए चाहिए कुछ, तो जो आपको करेक्टेड करेगा या करेक्शंस करेगा वो आपको कौन सा होगा, जो आपको पास लेके आए। तो एक लेंस होता है जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस, जो हमारी आंखों में भी ऑलरेडी होता है। तो ये जो कॉन्वेक्स लेंस होता है बच्चा, इस कॉन्वेक्स लेंस को नाम दिया गया है और एक कन्वर्जिंग लेंस, यानी कि ऐसा लेंस जो लाइट को और कन्वर्ज कर दे। तो कन्वर्ज ही तो करना है, तो इसीलिए तो कॉन्वेक्स लेंस यूज किया, ताकि उसको और पास ले आए, दूर जा रहा है उसको पास लेना है, कन्वर्ज करके नियर बाय लाना है। तो दिस इज हाइपरमेट्रोपिया बच्चा। चीजें आपको क्लियर है। अगर आप एक बार मायोपिया समझ लेते हो तो पूरे सरकमस्टांसेस को हाइपरमेट्रोपिया में अपोजिटली उसको आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो हाइपर मायोपिया याद कर लो मेरे ट्रिक के अकॉर्डिंग, एंड देन टोटली उसके अपोजिट हाइपरमेट्रोपिया लिख दो। अगर आपको डिफरेंस लिखने को भी आएंगे तब भी आप आसानी से लिख दोगे और आपका एग्जामिनेशन बहुत ही बेहतरीन जाएगा। चलिए देखिए, सेम चीज लिखा गया है कि अफेक्टेड पर्सन कैन सी फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। ठीक है, फार ऑब्जेक्ट्स को तो क्लियरली देख पाएगा लेकिन नियर ऑब्जेक्ट में उसको प्रॉब्लम होगा। नियर पॉइंट ऑफ आई व्यू मूव अवे, जो आपका नजदीकी पॉइंट 25 सेंटीमीटर है वो बढ़ जाएगा आपका। ठीक है, आप ज्यादा देखोगे, 25 सेंटीमीटर से प्लस देखोगे, है ना। इमेज फॉर्म होगा बिहाइंड द रेटिना, यानी कि जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है वो रेटिना के पीछे फॉर्म होगा, जो कि मैंने बता दिया। अगर आप कॉज ऑफ हाइपरमेट्रोपिया की बात करते हैं तो वही बोला गया, आई लेंस कैसा हो जाता है, आई लेंस टू लॉन्ग बिकम्स टू लॉन्ग, फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस बिकम टू लॉन्ग, आईबॉल बिकम्स टू स्मॉल, आईबॉल छोटा हो जाएगा, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप करेक्शंस के लिए क्या करोगे, तो कॉन्वेक्स लेंस का आप यूज़ करोगे सुटेबल पावर का। ठीक है, करेक्ट द डिफेक्ट। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है बच्चा, जो जो मैंने ऑलरेडी पहले बताया उन्हीं सब चीज़ों को यहाँ पे लिखा गया है। आप अगर उन चीज़ों को अच्छे से अपने दिमाग पे होल्ड कर लेते हो तो आपको इन सब चीज़ों को समझने की, मतलब ये डाटा, ये इन्फॉर्मेशन को फिर से कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, आपको आता है अब
प्रेसबायोपिया या ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया। मैंने क्या बोला था, जो व्यक्ति प्रेसबायोपिया से सफ़र करता है उसको दोनों में प्रॉब्लम होती है, यानी कि उसको मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, समझते हो ये बात? तो उसको दोनों प्रॉब्लम होगी। तो हम इसको लिख सकते हैं, अ पर्सन हु सफर फ्रॉम प्रेसबायोपिया गेटिंग द डिफिकल्टी इन हाइपरमेट्रोपिया एज वेल एज इन मायोपिया। तो हम इसको डिफाइन कर देते थोड़ा सा, क्या है, अ पर्सन who suffer from presbyopia, a person who suffer from presbyopia having the problem in near objects, having the problem to see the near objects as well as far objects। ठीक है, अब जब ये दोनों में प्रॉब्लम होती है, नज़दीक की चीज़ों को देखने के लिए और दूर की चीज़ों के लिए देखने के लिए, तो ये जो बेसिकली है ना, ये प्रेसबायोपिया अकर होता है इन ओल्ड एज, है ना। ये बेसिकली लोग जो सफ़र करते हैं, तो ओल्ड एज के पर्सन, ओल्ड एज सफ़र फ्रॉम प्रेसबायोपिया। तो बेसिकली जो बूढ़े लोग होते हैं ना, वो प्रेसबायोपिया से सफ़र करते हैं। क्या प्रॉब्लम होता है इसमें? तो जैसा कि मैंने बोला कि आपका क्रिस्टलाइन लेंस जो फोकस करने का काम करता है रेटिना पे, उसको होल्ड करके कौन रखा है? सिलियरी मसल्स। जैसे ही वो एज के साथ सिलियरी मसल्स कैसा होता है? वीकेन होता है। तो सिलियरी मसल्स क्या होता है? कमज़ोर होने लगता है। कमज़ोर होने के साथ वो क्या होता है? स्टीफ हो जाता है, काफ़ी हार्ड हो जाएगा। और जैसे ही इसमें हार्डनेस आएगा, उसमें वो फ्लेक्सिबिलिटी लॉस हो जाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी लॉस होने के कारण वो क्या करता है कि लेंस को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं कर पाता है, जिस हिसाब से आप यंग एज में कर पाते हो। तो फॉर दैट रीजन प्रेसबायोपिया जैसा बीमारी जो है, डिजीज जो है, वो अकर होने लगता है इन ओल्ड एज। ठीक है बच्चा, चलिए थोड़ा सा इसमें भी देख लेते हैं हम लोग। तो ये क्या होता है प्रेसबायोपिया में? द डिफेक्ट ऑफ द विजन ड्यू टू विच ओल्ड पर्सन कैन नॉट सी द नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली ड्यू टू लॉस ऑफ पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई। ठीक है, नज़दीक की चीज़ें दोनों में प्रॉब्लम होता है। तो नियर पॉइंट ऑफ ओल्ड पर्सन हैविंग प्रेसबायोपिया ग्रेजुअली रिसीड्स एंड बिकेम मच मोर देन 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा होने लगता है। तो नज़दीक और दूर दोनों में ये प्रॉब्लम्स होती है, आप ये बात रख लो दिमाग में। और जैसे ही प्रेसबायोपिया होता है, वो क्या होता है? वीकनिंग ऑफ द सिलियरी मसल्स। मैंने क्या बोला? सिलियरी मसल्स कमज़ोर होने लगती है। तो सिलियरी मसल में जो फ्लेक्सिबिलिटी होता है, वो फ्लेक्सिबिलिटी लॉस्ट करने लगता है। और सिलियरी मसल्स कैसा होता है? स्टीफ हो जाता है, कड़ा हो जाता है। और कड़ा होने की वजह से, वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होने की वजह से, वो क्या होता है ना कि वो क्रिस्टलाइन लेंस को कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से दूर की चीज़ों को देखने में और नज़दीक की चीज़ों को देखने में प्रॉब्लम होता है। तो डिमिनिशिंग द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस, है ना, फ्लेक्सिबिलिटी आई लेंस का ख़त्म हो जाता है। करेक्शंस के लिए क्या चाहिए आपको? तो करेक्शन के लिए देखो, यूज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल पावर। समटाइम्स ये पर्सन में सफर फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। जो बात मैंने ऊपर लिखाई है वो यहाँ पे मेंशन है कि मायोपिया कभी कभी, लेकिन दोनों में प्रॉब्लम्स होती है वो। तो आपको कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करना है। बेसिकली इसमें जो होता है ना, इस तरह के पीपल जो सफ़र करते हैं, उनमें बाईफोकल लेंस ज़्यादा देखने को मिलता है। बाईफोकल लेंस, ठीक है, बाईफोकल लेंस आपको देखने को मिलेगा। तो आपको समझाता हूँ मैं। जैसे कि ये व्यक्ति है ना, ये व्यक्ति जो कि बाईफोकल लेंस यूज़ किया है, तो ये अपने ग्लासेस में, जब ये अपने ग्लासेस पहनेगा, ये व्यक्ति जब अपने ग्लासेस को पहनेगा, आप समझो, मैं फिगर ऐसे बना रहा हूँ, जब ये अपने ग्लासेस को पहनेगा, ठीक है ना, हाँ, तो ये व्यक्ति जब अपने ग्लासेस को पहनेगा, तो आपको ध्यान देना है कि जो नीचे वाला होगा ना, ये नीचे वाला पार्ट में जो लेंस यूज़ किया गया है,
नीचे वाला पार्ट में जो लेंस यूज़ किया गया, और जो ऊपर वाले पार्ट में लेंस यूज, बाइफोकल लेंस है ना, तो ऊपर नीचे दोनों लेंस होता है। तो नीचे वाले लेंस में आपको कौन सा, नज़दीक की चीज़ों को देखने के लिए, इसीलिए नाक पे पहनते हैं। जैसे देखो ये व्यक्ति कहाँ पे पहना है, नाक पे पहना हुआ, यानी कि सामने को देखने की कोशिश कर रहा है। तो ये पर्सन किस चीज़ से सफ़र होगा बच्चा, ये पर्सन सफ़र है नज़दीक की चीज़ों को देखने के लिए। तो इसको क्या प्रॉब्लम हो सकता है, तो ये इसको कहते हैं आपको हाइपरमेट्रोपिया। और हाइपरमेट्रोपिया में कौन सा लेंस यूज़ होता है बच्चा, तो हाइपरमेट्रोपिया में कॉन्वेक्स लेंस, करेक्शन के लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं। यानी कि जो नीचे का जो लेंस होगा वो कैसा होगा बच्चा, तो कॉन्वेक्स लेंस होगा। और सेम दूर की चीज़ों को देखने के लिए ग्लास को ऊपर किया जाता है, यानी कि ऊपर देखने के लिए उसको दूर की चीज़ों को देखना है। और दूर प्रॉब्लम जब भी कभी होता है वो किस में प्रॉब्लम होता है बच्चा, है ना, दूर प्रॉब्लम किस में होता है, दूर प्रॉब्लम होता है आपको मायोपिया में, है ना। मायोपिया को नियर साइटेडनेस कहते हैं, नज़दीक अच्छा दिखता है, दूर का आपको प्रॉब्लम होता है। तो दूर की देखने के लिए मायोपिया। और वहाँ पे जो लेंस यूज़ किए हम लोग, कौन सा लेंस यूज़ किए हैं बच्चा, तो वहाँ पे जो लेंस यूज़ कर रहे हैं हम लोग, वो लेंस यूज़ कर रहे हैं कॉनकेव लेंस। तो आपको समझ में आया कि इस तरह के जो बाइफोकल लेंस होते हैं, बाइफोकल्स में नीचे की तरफ कॉन्वेक्स लेंस होता है जिससे सामने की चीज़ों को आसानी से पढ़ा जा सकते हैं, और ऊपर की तरफ कॉनकेव लेंस होता है जिससे दूर की चीज़ों के लिए पढ़ा जा सके। अब किसी को भी बूढ़ा बुजुर्ग जो आपके आसपास में, आपके ताऊ जो भी होंगे, दादाजी होंगे, तो आप देखोगे कि वो ग्लासेस को नोज़ पे पहनते हैं और पेपर को पढ़ते हैं। तो सिंपल सी बात है, वो नज़दीक की चीज़ों को देखना पसंद करते हैं, नज़दीक की चीज़ों को देखना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी जानना है कि अगर प्रेस बायोपिया किसी व्यक्ति को हो रहा है तो उसको बेसिकली इसको ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। यानी कि इसको ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया, फार साइटेडनेस, मतलब दूर की चीज़ें उसको दिख रहा है, नज़दीक की चीज़ों में प्रॉब्लम हो रहा है। तो मेनली जो है ना नज़दीक की चीज़ों में होता है प्रेस बायो के केस में, लेकिन ये दोनों डिजीज लेके आते हैं कि इसको मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया दोनों में प्रॉब्लम होता है। चीज़ें क्लियर है बच्चा, आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो। चलिए हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे एडवांटेज ऑफ आइज इन फ्रंट ऑफ द फेस। फेस के फ्रंट में आइज होने का क्या एडवांटेज है, क्या फायदा है। तो ये हमको क्या देता है बच्चा, वाइडर व्यू। हमारी आंखें अगर सामने है तो ये हमको वाइडर व्यूज देता है, यानी कि हम बैठे बैठे सामने वाले को इधर से देख सकते हैं, अपने लेफ्ट में देख सकते हैं, अपने राइट में देख सकते हैं, है ना। हमारे नेक का मूवमेंट दिया गया है, यानी कि नेक को हम मूव करके और भी अपने 360 डिग्री तक देख सकते हैं। यानी अगर हम नेक को मूवमेंट नहीं करें तो हमारा 180 270 तक आसानी से विजन हो जाता है। थोड़ा अनक्लियर विजन होगा 180 के बाद, लेकिन 180 तक हमारा क्लियर विजन होता है, 180 के बाद हमारा अनक्लियर विजन होता है 270 तक। 360 तक हम नहीं देख सकते, मगर हम रोटेशंस करके 360 तक देख सकते हैं बच्चा। तो ये वाइड व्यू हमको प्रोवाइड करता है इन फ्रंट ऑफ आइज। हम लोगों को नेक मूवमेंट करने के लिए मूवमेंट करता है। अगर आइज शोल्डर पे होता तो मूवमेंट कैसे होता, पूरा बॉडी मूव करना पड़ता, हम सिर्फ गर्दन मूव करके देख सकते हैं। तो ये 360 व्यूज भी हमको प्रोवाइड करता है, यानी कि हमको 3 डायमेंशनल व्यू भी देखने में मदद करता है। हमारी आंखें यहाँ पे तो हम आसानी से ऊपर और नीचे कर सकते हैं, बॉडी होता तो बॉडी को झुकाना पड़ता, वेरी डिफिकल्टी। तो हम आराम से ऊपर, तो हमको 3 डायमेंशन व्यू, हाइट, लेंथ, ब्रेथ, ये 3 डायमेंशन होता है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट की बात करते हैं तो 3 डायमेंशन व्यूज में भी हमारा क्लियरली देखने में हेल्प करता है। प्लस में क्या करता है, एबिलिटी ऑफ डिटेक्ट फेंट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को भी देखने में हमारा मदद करता है। फ्रंट ऑब्जेक्ट के बारे में मैं एक थोड़ा फैक्ट बता देता हूँ कि हमारी आंखों का जो पिक्सल होता है, जो आपके कैमरा के पिक्सल की बात करते हो कि हमारा कैमरे का पिक्सल 100 200 इस तरीके से आने लगे हैं, है ना। पहले हमारे 8 मेगापिक्सल 10 मेगापिक्सल में हम खुश हुआ करते थे, अब 200 मेगापिक्सल में भी हम खुश नहीं होते हैं। हमारी आंखों के, और सोचो अभी सैमसंग के फ़ोन आते हैं कितने हाई मेगापिक्सल के होते हैं, हम चांद का फोटो खींचते हैं और वहाँ जूम करके देखते हैं कि चांद में कौन कौन से दाग हैं। तो हमारी आंखों का जो मेगापिक्सल है बच्चा, आइज का मेगापिक्सल की बात करते हो तो वो हमारा है 576 मेगापिक्सल। इसीलिए तो हम लोग इतने डिस्टेंस की चीज़ों को भी इतना क्लियर देख पाते हैं। 576 मेगापिक्सल है, इसके लिए हमारा क्लियर विजन होता है। तो किसी भी छोटे से छोटे फेंट ऑब्जेक्ट को देखने में हमारी आइज हेल्प करता है बिकॉज ऑफ दिस फ्रंट आई। ठीक है बच्चा, चलिए यहाँ तक हमारा पार्ट 1 जितना मैंने बोला था वो खत्म हो गया। ठीक है, अब हम आएंगे अगले चैप्टर में, जब हम बताएंगे जहाँ से मैंने बोला कि अब पार्ट 2 स्टार्ट होगा, वहाँ से हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे बच्चा। आपको यहाँ तक मैं मान के चलता हूँ कि आपको चीज़ें बड़े बेहतरीन ढंग से क्लियर है। मैं आपको छोटे से एक फैक्ट बताता हूँ। फैक्ट क्या है कि जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं, यानी कि घास चरने वाले में, जैसे कि हिरन, जैसे कि गाय, बैल, ये सब क्या है,
ग्रेजिंग एनिमल्स है, बकरी हो गया। तो आप कभी बहुत ऐसे पिक्चर्स में ज्योग्राफी वाले वो आते हैं ना वीडियोस वगैरह पे, तो नेशनल ज्योग्राफी, वहाँ पे देखोगे कि एक हिरन खड़ा होता है, जैसे जैसे वो शेर सामने आता है, पीछे से सामने आता है, हिरन मूवमेंट भी नहीं कर रहा है, वो अपने गर्दन को भी रोटेट नहीं कर रहा है, बस वो हिरन उसको फील होता है, वो फटाक से दौड़ना चालू करता है। फील नहीं होता बच्चा, उसकी जो आइज़ है ना वो बेसिकली 180 डिग्री पे अलाइन है, यानी कि उसकी आंखें यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक काउज है जिसको मैंने दिया गया है, जिसको मैंने यहाँ पे पिक्चर डाला हुआ है, तो इसकी आंखें क्या है इस जगह पे, यानी 180 डिग्री पे है। तो बिना नेक का रोटेशन किए ये 360 डिग्री विजन तक क्लियर कर लेता है, तो आसानी से वो टाइगर को देख लेता है। अगर फील होने की बात करते हो तो अगर आमने सामने भी टाइगर होता तो उसको फील कर लेता है ना, वो फील नहीं कर पाता। तो आइज जो है इसका 180 डिग्री पे बैलेंस है, इसकी वजह से इसका 360 डिग्री विजन है। और टाइगर की देखो, हम लोगों की देखो तो यहाँ पे सामने होता है, ताकि हमारी जो नज़रें हैं ना वो काफ़ी ध्यान से रहे, कॉन्सेंट्रेट रहे, मतलब हम किसी चीज़ को बारीकी से ऑब्जर्व कर सकते हैं, यानी कि छोटी से छोटी चीज़ को बड़ा ही फ्रंट ऑब्जेक्ट को बड़ा ही क्लियरली देख सकते हैं, इसलिए हमारी आंखें सामने दी गई बच्चा। ठीक है, चलिए ये फैक्ट था, जिससे लाइन की आंखें देखो सामने है। तो जितने भी वाइल्ड एनिमल्स होंगे ना उनकी आंखें सामने होगी, जैसे कि हम लोग भी तो वाइल्ड ही एनिमल्स में आते हैं, जानवर ही तो खाते हैं, चिकन खा लिए, कुछ खा लिए, तो वाइल्ड कैटेगरीज में हम लोग आते हैं, तो हमारी आंखें सामने हैं ताकि ध्यान से किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर सके, उसको नोटिस कर सके। तो इस शिकार करने के लिए इसको कॉन्सेंट्रेशन का जरूरत होता है, ध्यान का जरूरत होता है, और वो नज़रें ना कभी इधर से उधर नहीं होनी चाहिए, वरना वो निकल जाएगा, इसलिए इसकी आंखें सामने होती है कॉन्सेंट्रेशन के लिए। और एनिमल्स का इनके सेफ्टी के लिए इसकी आंखें यहाँ पे दी गई ताकि ये अपना 360 डिग्री देख सके। ये कहानी है बच्चा। आई होप चीज़ें यहाँ तक क्लियर हुई हो आपको। अगले क्लासेस में हम लोग, जैसा कि हमने प्रॉमिस किया है कि पार्ट 2 के देखेंगे, पार्ट 1 हमारा क्लियर होता है यहाँ पे। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है, मैंने एक बार ऑलरेडी शूट किया था इसको, बट अच्छा नहीं बना मेरा, अच्छा नहीं बना इन द सेंस कि बार बार किसी न किसी तरह का डिस्टर्बेंस आ जाता है, इसलिए मैंने पार्ट 2 फिर से शूट किया है, पार्ट 1 फिर से शूट किया है, पार्ट 2 में शूट करूँगा। मैं चाहता हूं कि अगर आपको किसी भी तरह का डाउट रह जाता है ना, तो आप प्लीज़ कमेंट पे आके बताओ कि ये चीज़ें डाउट है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, चीज़ें पसंद आती है, तो आप कमेंट पे करो, आपका फीडबैक बहुत वैल्यूबल होता है। हम शिक्षक, मैं किसी और के बारे में, मैं शिक्षक बना हूँ, मैं टीचर अगर बना हूँ तो मेरा सिर्फ एक है, क्योंकि मेरे को बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना पसंद है, अच्छा लगता है उनसे बातें करना, वो भाईचारा, वो बॉन्डनेस, वो अच्छा लगता है, उनसे प्यार करना, तो ऐसा लगता है कि वो बचपन हमारा लौट के वापस आ गया है। तो मैं आपसे होप करूंगा कि अगर मेरा ये वीडियो आप तक पहुंचता है, आप देख पाते हो, तो एक बड़े भाई की तरह, है ना, एक दोस्त की तरह आप इस वीडियो को ना फीडबैक दो, अच्छी चीज़ें लिखो, ख़राब चीज़ें वो भी लिखो, ख़राब से मैं नहीं डरता, है ना, तो ख़राब चीज़ें लिखो, मैं कमेंट देखता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, अगर कुछ अच्छी चीज़ें हैं, कुछ ख़राब लगी आपको तो डेफिनेटली मेरे को बताओ, कुछ अच्छी लगे वो भी बताओ। ठीक है, तो ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है, मिलते हैं हम अगले क्लासेस में और बेहतरीन ढंग से मिलते हैं। चलिए बाय बाय, सी यू, है ना, जय श्री राम।